तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट वर्सेस फ्रॉन्क्स के बारे में। अब इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि दोनों ही मारुति की गाड़ियाँ हैं। दोनों के अंदर आपको रिलायबिलिटी काफ़ी तगड़ी मिलती है और कहीं ना कहीं यार जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी हद तक क्लैश करती है। अगर आपका बजट 7 लाख का भी है तब भी आपको दोनों ही मिलेंगे, 10 लाख का बजट है तब भी दोनों के वेरिएंट्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो अभी सवाल इतना ही है कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। अभी इसी का जो जवाब है ना वो मैं देने वाला हूँ इस कंपैरिजन के अंदर। और बाकी के कंपैरिजन की तरह इस कंपैरिजन को हम बोरिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे एस्पेक्ट है ना इनको मैं कंपेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। और इस बार ना हर एस्पेक्ट के हिसाब से दोनों को हम पॉइंट्स भी देंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किस गाड़ी को ज़्यादा पॉइंट्स मिले। लेकिन शुरू करने से पहले मैं दोनों ही गाड़ियों की जो प्राइस है ना वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी स्विफ्ट की जो प्राइस है ना वो भी आप देख सकते हो बेस एंड टॉप की, और अभी जो है आप देख सकते हो फ्रॉन्क्स की बेस एंड टॉप की प्राइसिंग। तो हाँ, लोअर वेरिएंट के हिसाब से 1 लाख का डिफरेंस है, हायर वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा सा जोल है क्योंकि फ्रॉन्क्स के अंदर आपको टर्बो इंजन भी मिलता है। तो इसलिए कंपैरिजन को फेयर रखते हुए बाद में मैं सारे फीचर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर से। तो एक्सटीरियर में लुक्स जो है ना वो दोनों के आपको काफ़ी अलग से मिलेंगे। स्विफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ना आपको स्पोर्टियर नेचर वाला लुक मिलेगा। फ्रंट काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, बहुत सारे आपको कट्स एंड क्रीसेस मिलते हैं। और ये जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। इसके अंदर आपको कंप्लीट एलईडी का सेटअप मिलेगा अलॉन्ग विद द डीआरएल्स, और बहुत ही ज़्यादा जो स्पोर्टी लुक्स है ना वो आते हैं इसके ग्रिल्स के वजह से भी। और साथ में इसका जो साइड प्रोफाइल है ना वो भी काफ़ी हद तक बल्की एंड स्पोर्टियर का एक कॉम्बिनेशन सा मिल जाता है यहाँ पर। गाड़ी देखने के हिसाब से ज़्यादा लेंथ नहीं है, एक प्रॉपर साइज़ है इसका। और ग्लास एरिया भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बाकी जो अलॉय व्हील्स है ना वो आपको 15 इंच के अंदर मिलते हैं, विच लुक्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। पीछे के साइड में भी अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी टाइप वाली लुक मिलती है, बढ़िया सा आपको ग्लास एरिया मिलेगा। और जो टेल लैम्प्स है ना इसके अंदर आपको हैलोजन एंड एलईडी का दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है। और साथ में जो स्मोक ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया है ना हेडलैम्प और टेल लैम्प्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। जो इसका बम्पर है ना वो थोड़ा सा सिंपल सा लगा देखने में, जो कि थोड़ा बेटर हो सकता था। वही अगर मैं बात करूँ फ्रॉन्क्स की तो यहाँ पर ना आपको काफ़ी मस्कुलर एंड काफ़ी रगेड टाइप वाला लुक मिलेगा क्योंकि ये गाड़ी दोस्तों एक नॉर्मल हैचबैक नहीं है, इट इज़ अ क्रॉस ओवर। एंड क्रॉस ओवर जैसी डिज़ाइन दी है मारुति ने आपको। सामने की साइड में आपको ग्रैंड विटारा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, लाइक डीआरएल्स आपको सेम मिलता है विद 3 स्प्लिट एलईडी का डिज़ाइन, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। साथ में आपको बड़ा सा ग्रिल मिलता है ग्रैंड विटारा वाला, अगेन ये भी देखने के हिसाब से काफ़ी एक मस्कुलर लुक देता है गाड़ी को। इसका जो बम्पर है ना इसमें आपको प्लास्टिक फिनिश और साथ में स्किड प्लेट वाली फिनिश भी मिलेगी जो कि इस गाड़ी को प्रीमियम के साथ एक रगेड लुक्स देते हैं। साथ में जो साइड प्रोफाइल है ना यहाँ पर भी आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, बड़े बड़े से आपको क्लैडिंग मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर जो कि इसको काफ़ी माचू लुक्स देते हैं। और साथ में जो पूरा आकार है ना इस गाड़ी का वो काइंड ऑफ एक कूपे डिज़ाइन टाइप वाली रखती है, बलिनो के जैसी आपको सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगी इधर। और जो ग्लास एरिया है ना वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। बाकी इसमें 16 इंच वाले आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। जो पीछे का प्रोफाइल है ना वो भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्लोपी डिज़ाइन मिलेगी इसके ग्लास एरिया के अंदर। एंड जो टेल लैम्प्स है ना मैन, दीज आर वेरी नाइस लुकिंग टेल लैम्प्स। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको कनेक्टेड एलईडी का पूरा सेटअप मिलेगा टेल लैम्प्स के अंदर, एंड दीज आर ऑल एलईडीज। रियल लाइफ में जो रोड प्रेजेंस आता है भाई नेक्स्ट लेवल है। और साथ में दोस्तों आपको पूरे टेल गेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर सी डिज़ाइन मिलती है। साथ में जो इसका बम्पर है ना वो भी काफ़ी रगेड लुक्स के साथ आता है, स्किड प्लेट भी इसके ऊपर मिलेगा। तो स्विफ्ट के कंपैरिजन में जो रोड प्रेजेंस है ना वो मुझे फ्रॉन्क्स का बहुत ही ज़्यादा सही लगा। बाकी देखो लुक्स का पसंद आना एक पर्सनल चॉइस है, तो आप अपने पसंद के बारे में ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मुझे पॉइंट्स देना हो तो स्विफ्ट को मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10 और फ्रॉन्क्स को मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ लुक्स। बाकी दोस्तों जो एक्सटीरियर में आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है ना उस हिसाब से भी थोड़ा बात की जाए तो दोनों में मुझे ऑनेस्टली कोई डिफरेंस नहीं लगा। और मारुति ने थोड़ा सा यहाँ पर जुमला किया है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, क्योंकि देखो मैंने जब दोनों ही गाड़ियों को टेस्ट किया तो दोनों ही कार्स के सामने के दरवाजे और जो बोनेट है ना वो काफ़ी हैवी फील होता है। मुझे काइंड ऑफ ऐसा लगा कि क्रैश टेस्ट रिजल्ट में थोड़े से बेटर रेटिंग लाने के लिए बोनेट और दरवाजे में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन पीछे के दरवाजे और जो टेल गेट है ना वो दोनों का मुझे काइंड ऑफ हल्का सा लगा, तो उधर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था। सो दैट इज़ वाई एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों को मैं देना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर। अभी यहाँ पर मैंने आपको एक्सटीरियर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया, चलिए बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में। इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर लुक, डैशबोर्ड का लुक और जो फील है ना वो सेम है दोनों के अंदर, सेम डिज़ाइन लैंग्वेज है।
और दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा अलग टाइप वाला ड्यूअल टोन वाला सेटअप मिलेगा, बट ओवरऑल इट इज़ सेम। बाकी जो बिल्ड है ना इंटीरियर की, वो भी काइंड ऑफ सेम लगी। फिट फिनिश आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिलती है। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बेस्ट विल बी दी i20, बट हाँ अबव एवरेज हम इसकी बिल्ड क्वालिटी को मान सकते हैं इंटीरियर के अंदर। सो दैट इज़ वाई इंटीरियर के हिसाब से मैं देना चाहूँगा दोनों को 8 आउट ऑफ 10। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना वो लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से ज़्यादा बड़ी है। और ये एक ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो गाड़ी है ना वो एक बड़ी सेगमेंट वाली गाड़ी है। बाकी हाइट के हिसाब से आपको स्विफ्ट में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। अभी इसकी वजह से होता क्या है कि जो ओवरऑल स्पेस है ना उस हिसाब से हाइट में आपको स्विफ्ट में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। लाइक अगर आपकी 6 फीट या फिर उससे ऊपर हाइट है तो स्विफ्ट के अंदर आराम से आप सीधा होकर बैठ सकते हो। वही आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना उसमें थोड़ा सा रिक्लाइन होकर आपको बैठना पड़ेगा, और इनग्रेस एंड ईग्रेस के हिसाब से भी स्विफ्ट में आपको थोड़े से एडवांटेजेस मिलते हैं। Whereas in the legroom and knee room, Fronx just feels a way more comfortable। आराम से आप उसमें पैर फैलाकर बैठ सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो ये अंदर की तरफ आपको छोटा सा एडवांटेज मिलेगा Fronx के अंदर। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ दोस्तों कहने के लिए 5 सीटर है, लेकिन कंफर्टेबली अगर आप बैठना चाहते हो देन पीछे की सीटों में 2 बड़े और बीच में एक बच्चे को बैठाओगे तभी आप कंफर्टेबल फील कर पाओगे। अगर 3 बड़े बैठेंगे तब थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो बूट स्पेस है ना उसके हिसाब से फ्रॉन्क्स में आपको एडवांटेज मिलेगा। 308 लीटर्स का आपको स्पेस मिलता है। वही आपकी जो स्विफ्ट है ना उसके अंदर आपको लगभग 268 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, और ये जो डिफरेंस है ना वो आपको रियल लाइफ में भी फील होगा। सो इसलिए दोस्तों ओवरऑल स्पेस वाइज मैं स्विफ्ट को देना चाहूँगा लगभग 8 आउट ऑफ 10 और फ्रॉन्क्स को मैं देना चाहूँगा लगभग 10 आउट ऑफ 10। बाकी देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंफर्ट लेवल्स के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट देखो दोनों के जो सीट्स हैं ना काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ना अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, लंबा सपोर्ट के हिसाब से दोनों के सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लगे, चाहे बात करूँ सामने की सीटों की या फिर पीछे की सीटों की। लेकिन हाँ सीटिंग पोस्चर में थोड़ा सा अंतर है। लाइक आपको स्विफ्ट के अंदर थोड़ा सा कमांडिंग और थोड़ा सा अपराइट सी सीटिंग मिलती है, वही आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना उसके अंदर आपको थोड़ी सी स्पोर्टियर एंड लोअर सीटिंग मिलेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद है, बट हाँ ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से मैं दोनों को 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। बाकी कंफर्ट में दोस्तों बस सीटिंग कंफर्ट ही नहीं आता, राइड क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी मैं तो इतना ही कहूँगा, दोनों ही गाड़ियाँ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे लगे। काफ़ी कंफर्टेबल एंड सॉफ्टवेयर सेट वाले आपको सस्पेंशन मिलते हैं इन बोथ ऑफ द कार्स एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल। किसी भी रोड कंडीशन में आप चले जाओ, खराब रास्तों के हिसाब से भी बात की जाए या फिर नॉर्मल हाईवेज के हिसाब से भी बात की जाए, तो हर रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छी राइड क्वालिटी आपको मिलेगी। सो दैट इज़ वाई इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों को मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10। बट हाँ अगर आपकी रनिंग ना ज़्यादातर विलेज रोड्स में ज़्यादा है जहाँ पर रास्ते काफ़ी ख़राब है, लाइक इन जैसे रोड्स में अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है देन उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप फ्रॉन्क्स की तरफ ज़्यादा चले जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वर्सेस इन दी स्विफ्ट जिसके अंदर आपको केवल 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, विच इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। सो दैट इज़ वाई ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से स्विफ्ट को मैं देना चाहूँगा 6 आउट ऑफ 10 और फ्रॉन्क्स को मैं देना चाहूँगा लगभग 10 आउट ऑफ 10। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स के बारे में, फ्रॉन्क्स आपकी एक बड़ी सेगमेंट वाली गाड़ी है, उसके अल्फा वेरिएंट के अंदर आपको स्विफ्ट से भी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, बट प्रॉब्लम इतनी है कि उसकी जो प्राइस है ना वो 11 लाख के पार पहुंच जाती है, और वही आपकी जो स्विफ्ट का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ना वो आपको केवल 9.6 लाख रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा, वो भी AMT के अंदर। तो फेयर कंपैरिजन वाइज मैं इधर ना फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट कंपेयर करूंगा विद दी स्विफ्ट का ZXi प्लस वेरिएंट। सो उस हिसाब से दोनों के कॉमन फीचर्स की बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको कीलेस एंट्री वाला फीचर मिलेगा, साथ में आपको दोनों में क्लाइमेट कंट्रोल AC विद दी रियर AC वेंट्स का जो सेटअप है ना वो भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वॉशर, डीफॉगर और रियर वाइपर जैसे फीचर्स मिलेंगे, और साथ में फ्रंट के अंदर आपको दोनों में कंप्लीट LED सेटअप वाले हेडलैम्प्स अलॉन्ग विद दी DRLs का सेटअप मिलेगा। इसके अलावा आपको दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं। साथ में आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ जैसे जो फीचर्स है ना ऐसे छोटे मोटे कॉमन फीचर्स आपको मिल जाते हैं दोनों के अंदर। बाकी स्विफ्ट का अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक आपको वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी मिलती है, साथ में आपको 9 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की टेक्नोलॉजी मिलेगी। फ्रॉन्क्स का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना उसके अंदर भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, बट इट इज़ अ 7 इंच वाला सेटअप जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड है। 9 इंच वाला सेटअप चाहिए देन आपको अल्फा वेरिएंट ही लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सो दैट इज़ वाई
प्राइस के हिसाब से अगर आप फीचर्स को कंपेयर करते हो देन स्विफ्ट में आपको थोड़े से एडवांटेजेस मिलते हैं, बट स्टिल मैं इसको बेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि 9.6 लाख देने के बावजूद भी आपको 360 डिग्री वाला कैमरा इसमें नहीं मिलता, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। सो दैट इज़ वाई फीचर्स के हिसाब से मैं इसको देना चाहूँगा लगभग 8 आउट ऑफ 10। वही फ्रॉन्क्स को मैं देना चाहूँगा लगभग 7 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। बाकी देखो थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो और फीचर्स की कोई कमी नहीं चाहिए देन अल्फा वेरिएंट भी ले सकते हो फ्रॉन्क्स का। एनीवेज चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको 1 लीटर का बूस्टर जेट वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि केवल आपको जीटा एंड अल्फा वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है। बाकी इसके पावर एंड टॉर्क के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको लगभग 100 PS की पावर और 147 Nm का टॉर्क मिलता है और ये 3 सिलेंडर वाला इंजन है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों इस इंजन के अंदर कोई भी कमी नहीं है और ओवरऑल आपको रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। बाकी हाँ, इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैं इस इंजन को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं रादर कंसिडर करूंगा इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन विच इज़ दी 1.2 लीटर का के सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन जिसके अंदर आपको 4 सिलेंडर्स मिलते हैं। साथ में जो पावर एंड टॉर्क है ना वो आपको लगभग 89 bhp की मिलेगी और इसमें आपको 113 Nm का टॉर्क मिलेगा। वही आपकी जो स्विफ्ट है ना उसके अंदर आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज़ दी 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड Z सीरीज़ वाला पेट्रोल इंजन। इसमें आपको 3 सिलेंडर्स मिलते हैं और साथ में पावर एंड टॉर्क के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 82 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो दोनों में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं होने वाला क्योंकि ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ आपको काइंड ऑफ सिमिलर ही फील होने वाली है। बट रिफाइनमेंट के हिसाब से आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना उसका इंजन आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ फील होगा, वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल ही ना के बराबर फील होंगे और नॉइज़ भी बिल्कुल नहीं आता है। वही आपकी जो स्विफ्ट का Z सीरीज़ वाला इंजन है ना 3 सिलेंडर होने की वजह से बहुत ही माइनर से आपको वाइब्रेशंस एंड जो नॉइज़ है ना वो फील हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी 4 सिलेंडर इंजन की आदत है तभी आपको ये फील होगा, बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो इससे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज़ वाई ओवरऑल इंजन के हिसाब से मैं फ्रॉन्क्स को देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 और वही जो स्विफ्ट है ना उसको मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10। बाकी स्विफ्ट के अंदर हो सकता है कि इंजन के अंदर डाउनग्रेड किया हो लेकिन माइलेज के हिसाब से कोई कमी नहीं है। इसके अंदर आपको लगभग 25.73 kmpl की जो टोटल एवरेज है ना वो देखने को मिलेगी विच इज़ फिनोमिनल। अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल वे में हाईवे या फिर सिटी मिक्स रोड कंडीशन में चलाओगे 20 के ऊपर ही ये रियल लाइफ एवरेज जो है ना वो निकाल सकती है विच इज़ काइंड ऑफ गुड। बाकी आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना उसके अंदर भी आपको लगभग 20 kmpl की एवरेज मिल जाती है क्लेम्ड, तो वो भी काफ़ी अच्छी एवरेज है। बट अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा सेविंग करने हैं देन ऑब्वियसली आपकी जो स्विफ्ट है ना वो ज़्यादा एडवांटेजेस है। सो दैट इज़ वाई एवरेज के हिसाब से मैं स्विफ्ट को देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 और फ्रॉन्क्स को देना चाहूँगा लगभग 9 आउट ऑफ 10। तो ये कुछ मुझे आपको इंजन के बारे में बताना था। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों ही गाड़ियों के गियर बॉक्स के बारे में, सो मैनुअल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल मिलेगा एंड बोथ आर सेम यूनिट। और सेगमेंट के हिसाब से दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट स्मूदेस्ट मैनुअल गियर बॉक्स है जो कि आप ले सकते हो। सो मैनुअल वाइज 10 आउट ऑफ 10। बाकी अगर आप ऑटोमेटिक के ऊपर जाएंगे तो फ्रॉन्क्स के हायर वेरिएंट्स के अंदर अगर आप 1 लीटर वाला वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स मिलेगा। तो उतना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन आंख बंद करके उसकी तरफ आप जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया गियर बॉक्स है और साथ में आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी निकाल कर दे देगी अलॉन्ग विद दी स्मूथनेस। बट हाँ, इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए उसको मैं कंसिडर नहीं करने वाला क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाती है। तो लोअर वेरिएंट में आपको AMT गियर बॉक्स मिलेगा डेल्टा प्लस के अंदर और स्विफ्ट के अंदर भी आपको सेम वही AMT गियर बॉक्स मिल जाता है। तो बजट कम है देन AMT ले सकते हो, सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। थोड़ा सा आपको जर्कीनेस फील होगा बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। टाटा से तो काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। सो दैट इज़ वाई AMT गियर बॉक्स के हिसाब से मैं देना चाहूँगा इसको 9 आउट ऑफ 10। एनीवेज दोस्तों, अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्विफ्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर फील होगी। स्विफ्ट दोस्तों बनाई गई है फॉर हाई स्पीड स्टेबिलिटी और ये एडवांटेज आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप एक एंथुसियास्टिक ड्राइवर हो, बहुत ही ज़्यादा खींच कर अगर आप गाड़ी चलाते हो और अगर आपकी रनिंग ना हाईवेज में और हिली रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा है देन स्विफ्ट आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इवन इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया आपको फीडबैक मिलेगा। वही आपकी जो फ्रॉन्क्स है ना वो भी अच्छी है, लाइक 100 की स्पीड तक आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी वगैरह मिलेगी। बट उसके बाद स्पेशली कॉर्नर्स के अंदर ना वो थोड़ी सी आपको अनस्टेबल फील हो सकती है। सो एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बढ़िया ड्राइविंग डायनेमिक्स चाहिए देन उस हिसाब से आपको स्विफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो दैट इज़ वाई दोस्तों ड्राइविंग डायनेमिक्स वाइज स्विफ्ट को मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 और फ्रॉन्क्स को मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10।
बाकी देखो, नॉर्मल वे में अगर आप दोनों ही गाड़ियों को चलाते हो नॉर्मल स्पीड के अंदर, देन आपको दोनों में कोई भी फ़र्क फील नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया। अभी चलिए दोस्तों, दोनों के जो पॉइंट्स हैं ना उसको टोटल करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जो फ्रॉन्क्स है ना वो मार्जिनली जीत जाती है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। बाकी देखो दोस्तों, गाड़ी खरीदते समय ये पॉइंट्स देकर आप गाड़ी को मत लीजिएगा, आप अपने रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके ही गाड़ी लीजिएगा। तो इसलिए मैं कंक्लूजन वाइज इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे है कि अगर आपकी रनिंग ना नॉर्मल रोड्स के साथ थोड़े बहुत खराब रास्तों में भी ज़्यादा है, देन उस हिसाब से आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो। आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। बाकी स्पेस वाइज भी ये गाड़ी थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। बाकी दोस्तों देखो, अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली नॉर्मल रोड्स के अंदर है और ज़्यादातर अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिटी रोड्स में चलाते हो, हाईवेज में चलाते हो, हिली रीजन्स में चलाते हो, एंथुसियास्टिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, एवरेज बढ़िया चाहिए, देन उस हिसाब से आप स्विफ्ट को कंसिडर कर सकते हो। तो आप दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव ले लेना और दोनों में से जो पसंद आती है उसको आप ले लेना, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छी ऑप्शन है।